नमस्कार। डॉक्टर अम्बरीश का अभिवादन स्वीकार करिए। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी हिंदी की लगभग 3,000 सीटें आपको मिलने जा रही हैं और चर्चा यह भी है कि पुरानी नियमावली पर भर्ती आयोजित करवाई जाएगी। पुरानी नियमावली पर अगर भर्ती आयोजित होगी तो पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य नहीं होगा और टीजीटी में 12वीं में संस्कृत भी अनिवार्य नहीं होगा। ग्रेजुएशन या 12वीं दोनों में किसी एक में होगा तब भी काम चल जाएगा। लेकिन चयन तभी होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ओएमआर सीट पर करना है, 2 घंटे का अलार्म लगा के करना है और कम से कम 7 दिन में एक बार करना है। आप कहेंगे कि कैसे हो सकता है? तो टीचर्स एकेडमी आपको ओएमआर सीट उपलब्ध करवाएगी, निःशुल्क टेस्ट मॉडल पेपर उपलब्ध करवाएगी। कहां करवाएगी? टेलीग्राम पर। ऑफलाइन भी आना चाहे प्रयागराज में तो वहां पर भी उपलब्ध होगा। आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टीचर्स एकेडमी के निःशुल्क टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हर रविवार को आप निःशुल्क मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और यदि मुझसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, पूरा क्लास में ही चीजों को याद कराऊंगा, जो सबसे कठिन पोर्शन आपके लिए है, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, रचना रचनाकारों की तिथियां और आलोचनात्मक कथन, यह भी आपको याद कराऊंगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं सफलता बैच से, तब भी आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। नंबर क्या है? तो नंबर आप लोग जानते हैं, 96 28 95 92 37 नंबर है। अब बात करते हैं कि पाठ्यक्रम जो बदला है, जो पाठ्यक्रम इस बार का नया है, नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हमें क्या चीजें किस तरीके से पढ़नी है और क्या फॉर्मेट अपनाना है। देखिए, अभी तक की जो तैयारी थी, आप किसी से पूछते थे तो कोई कहता था कि ऐसा है यार कि कोई वस्तुनिष्ठ किताब खरीद लो, और मार्केट में वस्तुनिष्ठ किताबों की भरमार है। कोई भी एक किताब जो गाइड नुमा छापी गई है, जिसमें व्याकरण, संस्कृत, हिंदी सब कुछ मिल जाता है, वो किताब आप पढ़ लेते थे। 2016 तक तो यही पैटर्न था कि एक किताब पढ़ लीजिए आपका चयन हो जाता है। लेकिन 2022-2026 का पैटर्न बिल्कुल अलग है। अब आपको इस पाठ्यक्रम को ध्यान से देखना होगा। देखिए, तैयारी कहां से शुरू करें, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो उनको मैं एक बात का जवाब देता हूं कि आपको पाठ्यक्रम पहले रट लेना चाहिए। अगर आपको पाठ्यक्रम नहीं याद है तो आप अच्छे प्रतियोगी नहीं हैं। यू आर नॉट ए सीरियस कैंडिडेट। आप सीरियस कैंडिडेट नहीं है यदि आपको सिलेबस पूरा याद नहीं है। सिलेबस को आपको कितने बार में पढ़ना है वो आप निर्धारित करिए, लेकिन 3 से 4 बार यदि आप पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ लेते हैं तो यह पूरा पाठ्यक्रम आपको याद हो जाएगा और यह भी आपको मालूम चल जाएगा कि टीजीटी के पाठ्यक्रम में क्या है और पीजीटी के पाठ्यक्रम में क्या है। टीजीटी और पीजीटी दोनों के पाठ्यक्रम में आप देखिए तो पीजीटी के पाठ्यक्रम में पत्रकारिता जुड़ गया है, गद्य साहित्य में बाल साहित्य और युग प्रवर्तक लेखक बढ़ गया है, इंटरव्यू बढ़ गया है। आदिकाल की जो इतिहास लेखन परंपरा है वो पीजीटी में बढ़ गई है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण और शब्द शक्ति बढ़ गया है। भाषा विज्ञान में उपभाषा और विभाषा बढ़ गया है और संस्कृत में जयदेव और कुछ अन्य साहित्यकार भी बढ़ गए हैं। इस प्रकार से दोनों पाठ्यक्रम में काफी अंतर देखने के लिए मिलता है। यानी ये लगभग 95% सेम है और यह कह दे कि दोनों 100% सेम है, लेकिन इसमें 5% कोर्स ज्यादा पढ़ना है, एक्स्ट्रा कोर्स पढ़ना है पीजीटी में। ठीक है। अब यह नहीं मालूम है कि दोनों का जो पेपर बनेगा कौन सा आसान बनेगा, कौन सा कठिन बनेगा, इसलिए हमें अपने तरह की तैयारी करनी पड़ेगी।
अब चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी किताबें आपके पास होनी चाहिए, किन किताबों से आजकल ट्रेंड है, कौन सी किताबें ट्रेंड में है जिनसे सवाल पूछा जा रहा है। तो एक चीज आपको बता दूं कि जो पेपर बनाने वाले महोदय होते हैं, ये जिस भी पक्ष के हैं, पक्ष का मतलब है कि अगर सपा के हैं तो स्वाभाविक है कि कम्युनिज्म से इनका ज्यादा नाता होगा, तो उस तरह की जो रचना से बच्चन सिंह है उसको महत्व दे देंगे। अब कोई दक्षिणपंथी पेपर बना रहा है, उसके भाव विभोर में है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी और रामचंद्र शुक्ल को दे देगा। या अगर दोनों पंथ से नहीं है, किसी का व्यक्तिगत लगाव झुकाव किसी आचार्य की तरफ ज्यादा है, तो उस किताब को वो ज्यादा प्रमुखता दे देगा। यानी हमें हर तरह की तैयारी रखनी पड़ेगी। इस दृष्टिकोण से कुछ किताबें हैं जिनका अध्ययन अब आपको कर लेना चाहिए। कौन कौन सी किताबें हैं एक बार आपको बता देता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास किताब जो है, एक तो रामचंद्र शुक्ल की सबके पास होनी चाहिए, दूसरी किताब रामस्वरूप चतुर्वेदी की होनी चाहिए, और तीसरी किताब बच्चन सिंह की होनी चाहिए। यानी ये तीन किताबें आप भले न पढ़ पाए, आपके पास भले ही पढ़ने का समय न हो, लेकिन ये तीनों किताबें आपके पास होनी ही चाहिए। आप समझ लीजिए कि बिना इन किताबों के नौकरी पाना भी कठिन है, और पा जाओगे तो पढ़ाना भी कठिन होगा। यानी आपका साथ ये हमेशा देती रहेंगी, इसलिए तीनों किताबें आपको पढ़ना है और अपने पास रखना है। रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह। गद्य साहित्य के लिए रामचंद्र तिवारी की किताब आपके पास होनी ही चाहिए, नहीं है तो आप सीरियस कैंडिडेट नहीं है। भारतीय काव्यशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र और भगीरथ मिश्र की किताबें भी अच्छी हैं, लेकिन मैं सुझाव देता हूं इसके लिए डॉक्टर निशा अग्रवाल की पुस्तक का, कि निशा अग्रवाल की जो पुस्तक है वह टीजीटी और पीजीटी दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। भगीरथ मिश्र की किताब थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है शब्दशक्ति के लिए, जो पीजीटी में है। भाषा विज्ञान और देवनागरी लिपि वाला जो पार्ट है, इसके लिए भोलानाथ तिवारी की किताब परफेक्ट है, और ये किताब आपको रखनी चाहिए। किसके लिए? भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा या देवनागरी लिपि से संबंधित जो सवाल है, यानी भाषा, उपभाषा, बोली, लिपि, ये जितने भी सवाल आपके यहां पूछे जाते हैं, इन सवालों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये भोलानाथ तिवारी से संबंधित होते हैं। ठीक है, अभी मैं ये भी बता दूंगा कि आप कोई किताब मत खरीदो, लेकिन अभी मैं वो किताबें बता रहा हूं जो आपको रखनी चाहिए। और इन किताबों को खरीदने का मतलब ये नहीं कि सारी किताब पढ़ना है, पूरी किताब पढ़ना, ये भी कोई मतलब नहीं है, बस वो चैप्टर ही पढ़ना है। देखिए, जब पेपर हो जाता है, आंसर की आ जाती है, तो आप क्या करते हैं कि एक सवाल को कमांड करते हैं, गलत है ये उत्तर, तो आप विभिन्न किताबों को खोजते हैं ना। तो ये ऑथेंटिक बुक्स हैं जहां से वो चैप्टर ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। पूरी किताब महत्वपूर्ण नहीं भोलानाथ तिवारी की, वो चैप्टर ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण के लिए कामता प्रसाद गुरु और वासुदेव नंदन प्रसाद, ये दो किताबें महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण के लिए हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की, और आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद की। अब ये जो कामता प्रसाद वाली गुरु की किताब है, ये संस्कृत निष्ठ है और बहुत कठिन है, क्योंकि नागरिक प्रचारणी सभा में इस किताब को लिखवाया गया था विशेष अनुनय विनय के बाद, कि हिंदी की एक कोई प्रामाणिक व्याकरण की पुस्तक हो जाए, लेकिन यह किताब काफी कठिन है, तो पहली बार में तो इसको पढ़ेंगे तो समस्या होगी। अभी आप जो है अपनी शुरुआत वासुदेव नंदन प्रसाद वाली पुस्तक से कर सकते हैं। अब आपके पास कोई भी व्याकरण की किताब हो, मैं सारी किताबों को बेकार ही कहूंगा। बेकार का मतलब यह है कि वो काम की नहीं है। दो ही किताब हिंदी व्याकरण में अच्छी हैं जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, बाकी किताबों में हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संस्कृत साहित्य की। किसकी? संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण की किताब जो है। अब संस्कृत साहित्य और व्याकरण के लिए हम कौन सी किताब लें?
तो संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण की एक किताब आती है यूथ कंपटीशन टाइम की, ठीक है। अवधेश कुमार उसके लेखक है, यूथ कंपटीशन टाइम की है। और आप सबको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि टीचर्स एकेडमी पब्लिकेशन के द्वारा संस्कृत साहित्य और व्याकरण की पुस्तक मेरे द्वारा जो लिखी गई है जल्दी ही आपको प्राप्त हो जाएगी, वह भी पुस्तक आप ले सकते हैं। इसके बाद वस्तुनिष्ठ और पीवाईक्यू अभ्यास आप कहां से करें। लगातार लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर पीवाईक्यू और अध्यायवार अभ्यास हम कहां से करें, कौन सा सॉल्व पेपर ले लें मार्केट से। तो यूथ कंपटीशन टाइम का या घटना चक्र का, ये दो ही किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन जिसमें व्याख्या दी गई हो, पूरी विस्तृत व्याख्या जिसमें दी गई हो, वही किताब ही आपको खरीदनी है, क्योंकि उस उत्तर को आप जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जहां पर हम बात करेंगे कि स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, कि स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए और किताबों में हम और क्या खरीदें। तो एक चीज आपको बता दें कि ये किताबें खरीदना मत, और मेरी बात का ध्यान भी मत देना आप जो बताने जा रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। आदिकाल को अगर आपको समझना है साथियों, क्या समझना है, आदिकाल को यदि समझना है तो इसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास आपको पढ़ना चाहिए। पतली सी किताब है, बहुत पतली सी, जल्दी समाप्त हो जाएगी। आदिकाल पढ़ना है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल को अगर पढ़ना है और समझना है तो शुक्ल जी की किताब हिंदी साहित्य का इतिहास आपके लिए महत्वपूर्ण है। रीतिकाल यदि आपको पढ़ना है और समझना है तो दो किताबें इसके लिए हैं, एक तो डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास जो संपादित है, और एक और किताब है आपका हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ये दो किताबें आप चाहें तो केवल रीतिकाल को समझने के लिए खरीद सकते हैं। देखिए ज्यादातर टीचर क्या करते हैं कि किताबें नहीं बताते हैं, और मैं किताबें बता देता हूं, और मैं यह भी कह देता हूं कि यार अपने से पढ़ लो, लेकिन अपने से पढ़ने में, नोट्स बनाने में समय जाता है, तो आप अपने से देख लो क्या करना है। तो रीतिकाल में आप देखिए तो डॉक्टर नगेंद्र और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में दो पक्ष होता है, दो पक्ष है, गद्य का और एक काव्य का। जो गद्य वाला पोर्शन है वो तो आपका रामचंद्र तिवारी से काम चलेगा। किससे काम चलेगा, रामचंद्र तिवारी की जो पुस्तक है गद्य वाली, वो अभी जो मैंने अभी बताया था। और आधुनिक काल का जो काव्य है उसके लिए आप बच्चन सिंह की किताब लिखेंगे, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये तो जो हमारा इतिहास है चार काल, चारों कालों के लिए हमें अलग अलग पुस्तकें पढ़नी चाहिए, यदि आप सुपर बनना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं तो। नहीं तो कोई बात नहीं भाई, आप कहीं से पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सुझाव यही रहता है कि आदिकाल समझना है, पढ़ना तो यहां से पढ़ो। बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि सर मुझे कुछ नहीं आता और मैं शुरुआत कहां से करना चाहता हूं, शून्य से शुरुआत करना चाहता हूं, कैसे तैयारी करूं। तो उनके लिए एक सलाह है, ये सलाह हमेशा देता रहता हूं, आज फिर से दे रहा हूं। जो भी शून्य से शुरुआत करना चाहते हैं उनको सबसे पहले पाठ्यक्रम याद कर लेना चाहिए। सेकेंड फेज में उन्हें क्या करना चाहिए, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना चाहिए। कितनी बार, 3 बार सॉल्व करना चाहिए। थर्ड स्टेप पर उनको क्या करना चाहिए, कठिन उनके लिए जो लग रहा है और जिससे सवाल उनके गलत हो रहे हैं उसको क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है, बाहर कर लेना है, जिससे आपको मालूम चल सके कि भैया कौन सा चैप्टर ऐसा है जिससे मेरे सवाल गलत हो जाते हैं। तो ये तभी आप जान पाएंगे जब आप पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। अब ये सवाल और है कि सर कौन सा पीवाईक्यू सॉल्व करूं, तो आप टीजीटी का पेपर दें या पीजीटी का, आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान,
दिल्ली, जहां जहां भी टीजीटी पीजीटी का पेपर होता है और आपके सिलेबस में जो चीजें इन राज्यों से मैच करती हैं, इंक्लूडिंग यूजीसी नेट, वो सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। और उन सारे सवालों में जो सवाल आपसे गलत हो जाते हैं उनको आपको जानना पड़ेगा, यानी अपनी कमजोरी आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा पक्ष है जो सवाल आपका गलत करवाता है। क्लियर हो गया? अब आपको जब कमजोरी मालूम चल गई अपनी, फिर चौथे स्टेप में आएंगे और एक किताब आप पढ़ेंगे। किताब का नाम होगा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। और इस किताब को आप एक बार में पढ़ जाएं, चाय लेकर बैठे और कसम खाएं कि कुछ भी हो जाए। आप सबके जो कमेंट्स हैं उसका रिप्लाई लास्ट में करूंगा, प्लीज अभी वीडियो को देखिए। हिंदी साहित्य का जो सरल इतिहास पुस्तक है, इसको आप एक बार में पढ़ जाएं, चाय पीने के लिए बैठे और ये प्रयास करें कि हर हाल में कुछ भी हो जाए हमें इसको खत्म करना है। कुछ भी हो जाए हमें खत्म करना है। तो वन टाइम में आप चाय पीने बैठे, 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा जो भी लगे आप इसको पढ़ के खत्म कर दें। अब इसके बाद हम शुरुआत करेंगे किसकी? हिंदी की तैयारी की। अब इतना आप अगर कर लिए तो आपको समझ हो जाएगी पाठ्यक्रम की, विषय की, सवालों की प्रकृति की, यह आपको मालूम हो जाएगा। इतना आपने कर लिया। अब आप क्या करेंगे? राम स्वरूप चतुर्वेदी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, और डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है वह भी आपको पढ़ना है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है। उसमें से क्या पढ़ना आगे बताएंगे। अब चलिए उस पीपीटी पे आते हैं जहां हमने अपनी बात को रोक दिया था। अब इसमें जब हम यहां तैयारी कर लिए तो यहां आएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो अध्ययन करेंगे, सीधे शुक्ल जी के कथन और पंक्तियां पूछी जाती, इसके इतिहास ग्रंथ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यानी जो इतिहास ग्रंथ है उसमें जो काव्य की पंक्तियां हैं और जो आलोचनात्मक कथन है वो सीधे पूछे जाते हैं। प्रमुख कवियों, उनकी रचनाओं, उनके रचना काल की एक स्पष्ट तालिका बनाकर नियमित उसका अध्ययन करें। किसका? कालाक्रमानुसार तालिका बनाएं। यानी आदिकाल में अगर आपको पूछना हो कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनका आपको याद करना है, तो आदिकाल में जितनी भी रचनाएं जिनकी डेट याद रखनी है उनको आप अलग से एक जगह लिख लें, जिससे अगर आदिकाल की सभी रचनाओं की डेट याद करनी हो तो एक निगाह में आप तुरंत आप उसे पढ़ सकें। गद्य विधाएं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध के प्रमुख पात्रों, उनके प्रकाशन वर्ष, उनके उपन्यासों की विषय वस्तु का नोट्स बनाएं। अब यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनके कथन भी आपसे पूछे जाते हैं, उनका वर्ण विषय भी आपसे पूछा जाता है। काव्य पंक्तियों एवं सूक्तियां, पीजीटी के लिए प्रसिद्ध पंक्तियों के लिए अलग से 50-60 पन्नों की एक नोटबुक बनाएं, जिसे रोज रिवीजन करें। ध्यान रखिएगा जो काव्य की पंक्तियां हैं ये खूब पूछी जाती है और हम इसे पढ़ते ही नहीं है। तो हर एक काल की जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं उनका अलग से आप एक नोट्स बनाएं और उसे रेगुलर पढ़ें, तभी जाके वो याद होंगी, नहीं तो भूल जाएगा। काव्य शास्त्र, भरत मुनि के रस सूत्र, विभाव अनुभाव, संचारी भाव, रस के अंग, अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्रेष्ठ आदि के लक्षण उदाहरण को कंठस्थ करें। भाषा विज्ञान में पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, हिंदी बोलियों का वर्गीकरण, बोली का क्षेत्र याद रखें। पत्रकारिता में उदंत मार्तंड से लेकर आधुनिक पत्रिकाओं के संपादन, प्रकाशन वर्ष, स्थान की सूची इत्यादि बनाकर आपको याद करना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसको हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो क्या है? संधि, समास, कारक, वर्तनी शोधन प्रतिदिन 30 मिनट अभ्यास करें, अखंड मेरिट को ऊपर ले जाने में सबसे निर्णायक होता है। और हम इसका बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, मतलब इसको हम महत्व ही नहीं देते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 30 मिनट आप प्रतिदिन समय दीजिए, केवल 30 मिनट। किस चीज के लिए समय दीजिए? कि वर्तनी शोधन, संधि, समास, कारक और वर्तनी, और जो हमारा शब्द संपदा है,
संस्कृत रूप और संधियों में निर्धारित कवियों के नाम, उनकी कृतियां, शब्द रूप इत्यादि को आप लिखकर याद करें या ट्रिक से याद करें। आप प्रयास ये करिए कि जो भी आपका पीवाईक्यू है 100 से 150 प्रश्नों की व्याख्या सहित उसको हल करें। व्याख्या सहित जब हल करेंगे, कभी मौका लगता है तो चीजें आपको याद रह जाएंगी। संस्कृत व्याकरण और शब्द रूप का अभ्यास केवल देख कर न करें, लिख कर भी करें। संस्कृत व्याकरण को बिना लिखे आप याद करते हैं तो गलत हो जाएगा। टीचर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हर रविवार को 125 प्रश्नों का मॉक टेस्ट दें। नया पढ़ने से ज्यादा पुराने पढ़े हुए नोट्स का रिवीजन करें और उसकी प्राथमिकता आप ज्यादा रखें। ठीक है, तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब चलिए कुछ और चीजें आपको बताते हैं जो इस बार के लिए आपको ध्यान में रखनी है, यानी जिस स्ट्रेटजी को आपको अपनाना है, जिस स्ट्रेटजी को आयोग ने क्या किया है, अपनाया है, वो क्या क्या है। यदि आप हमारे सफलता बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपके समय की बचत होगी, कम समय में आप अधिक गेन कर सकेंगे, अच्छी तैयारी कर सकेंगे। देखिए, आयोग ने पैटर्न में क्या इस बार चेंज किया है वो आपको बता दूं। वो उसने चेंज किया स्थापना, तर्क, कथन, कारक, अनुक्रम, कूट मिलान, अपवाद, ये उन्होंने इस बार सबसे ज्यादा फोकस किया है। इसके बाद भी कुछ चीजें हैं जिस पे उन्होंने फोकस किया है। क्या किया है? जो गौण रचनाएं हैं, कैसी रचनाएं हैं? गौण कृतियां। आप पीजीटी का पेपर उठा के देखिए तो उन्होंने गौण कृतियों को महत्वपूर्ण जगह दे दी। गौण कृतियां क्या है? हम लोग उपन्यास, कहानी इसको अधिक पढ़ते थे, नाटक अधिक पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने अन्य गद्य विधाओं पर अधिक महत्व दे दिया। हम हिंदी साहित्य में जो बहुत महत्वपूर्ण कवि रचना रचनाकार होते थे उनको पढ़ते थे, लेकिन आयोग ने गौण काव्य कृतियों को अधिक महत्व दे दिया। तो जो महत्वपूर्ण है उसको तो उन्होंने किया ही, लेकिन जो गौण है उनको भी उन्होंने क्या किया? उनको भी उन्होंने महत्व दे दिया। तो अब इसका एक निष्कर्ष निकलता है कि हम बिना कुछ छोड़े पूरा कोर्स पढ़ेंगे तभी हमारा चयन होगा। यदि हम केवल इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जा रहा है, जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है वो पूछा जा रहा है। ठीक है सर, बीए में 2 साल तक हिंदी है, एकल सब्जेक्ट संस्कृत इंटर किए हैं। हाँ, भर सकते हैं फॉर्म, आप धूमधाम से भर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और है जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है। जो पूरा कोर्स है उसमें किसी एक ही पक्ष से सवाल पूछ लिए जा रहे हैं, तो गौण भी पढ़ना है और इंपॉर्टेंट भी पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब जो हमारा पीवाईक्यू है इसका कितना वेटेज होगा? तो पीवाईक्यू का वेटेज जो है वो 30% होगा लगभग, यानी अधिकतम सवाल ये आपसे अगर रिपीटेड पूछे जाएंगे तो 30 सवाल होंगे। भाई मैंने कहा तो 2 साल मान्य है हिंदी और इंटर में संस्कृत एकल से किया है तो मान्य है। कैसे कहूं, कलेजा निकाल के कह दूं मान्य है, फॉर्म भर सकते हैं, पीजीटी में इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा अपडेट है ये ध्यान में रखें। अब एक चीज और है, काव्यशास्त्र जो है इनके लिए, काव्यशास्त्र वो पीजीटी में कठिन पूछा जाएगा, एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। काव्यशास्त्र बहुत बढ़िया पूछा जाएगा और संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य यह भी बहुत अच्छा पूछा जाएगा।
तो अभी से ही आप समझ लीजिए कि जो पुराना पैटर्न था उस पर तैयारी करना, उस पे नोट्स बनाना, वो बेकार आपके लिए साबित हो सकता है। नए पैटर्न को समझना पड़ेगा और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ चीजें और हैं जो इतिहास ग्रंथ मैंने आपको बताए हैं, उन इतिहास ग्रंथों में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। एक तो उनके कथन, दूसरा रचनाओं का वर्ण विषय, तीसरा रचनाओं की तिथि, रचनाकारों की तिथियां, और जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है इतिहास से, जिसको हम लोग अछूता छोड़ देते हैं, वो क्या है? काव्य की पंक्तियां। आप जो काव्य की पंक्ति नहीं पढ़े कभी जीवन में, जो कभी आपके पाठ्यक्रम में नहीं थी, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी इतिहास ग्रंथ की काव्य पंक्तियां हैं, इसलिए उसको भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो आपको इस पैटर्न पर काम करना होगा। सर मेरा हिंदी और संस्कृत से एमए है, बीएड है, क्या पीजीटी भर सकते हैं? ठीक है, संस्कृत ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। परीक्षा कब तक होगी? चलिए ये सब भी बता देते हैं। एक बार योग्यता बता देते हैं, बहुत सारे लोग योग्यता को लेकर कंफ्यूज हैं। टीजीटी की योग्यता बता देते हैं। टीजीटी में 12वीं में संस्कृत होनी चाहिए, लेकिन पुरानी नियमावली की बात की जा रही है। अगर पुरानी नियमावली आ जाती है तो बीए अथवा 12वीं में अगर आपकी संस्कृत है तो काम चल जाएगा। एकल विषय कॉम्बिनेशन बनाए हो या रेगुलर रहा हो, साथ में आपका बीएड होना चाहिए और आपका हिंदी होना चाहिए। कम से कम 2 वर्ष कॉम्बिनेशन बनाए हो या रेगुलर रहा हो, कहां होनी चाहिए? बीए में। तो ये आपके टीजीटी की योग्यता हो जाएगी। पीजीटी की योग्यता की बात करें, पुरानी नियमावली यदि लागू हो जाएगी तो बीएड आपका अनिवार्य नहीं होगा। नई नियमावली लागू होगी तो अनिवार्य रहेगा। इसमें क्या है कि आपके स्नातक में आपके संस्कृत होनी चाहिए कम से कम 2 वर्ष, और आपका एमए होना चाहिए हिंदी से, तो आप फॉर्म भर सकेंगे। इसमें भी एक क्लॉज आता है कि स्नातक में यदि आपके संस्कृत नहीं है और पीजी में संस्कृत है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये पुरानी नियमावली में होता है, ये नई नियमावली में नहीं होता है। नई नियमावली लगेगी तो आपका पीजी में संस्कृत होना चाहिए, सॉरी पीजी में आपकी हिंदी और स्नातक में संस्कृत और बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी टीजीटी पीजीटी की योग्यता, जो काफी देर से आप लोग पूछ रहे थे। अब और भी चीजें आप पूछ रहे हैं, जैसे पैटर्न जो नया वाला है, अगर नया पैटर्न लागू होता है तो 90 + 30 होगा। 90 सवाल आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और 30 सवाल आपके जीएस से पूछा जाएगा। 120 सवाल होगा, 360 अंकों का होगा, 1/3 माइनस मार्किंग होगी। ये व्यवस्था की गई है टीजीटी में। और पीजीटी में व्यवस्था क्या की जाएगी? 90 सवाल सब्जेक्ट से, 30 सवाल जीएस से, कुल 120 सवाल, 3 नंबर का 1 सवाल, कुल 360 अंक, 40 अंक का साक्षात्कार, 400 अंकों की कुल परीक्षा। और इसमें नए पैटर्न में कोई भी अधिमानी अर्हता नहीं होगी, किसी पर कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। आप एमए हिंदी से है लेकिन ग्रेजुएशन में संस्कृत होगी, तभी आप पीजीटी से फॉर्म भर पाएंगी। ठीक है, चलिए, तो लगभग क्लियर हो गया होगा सबका डाउट। किताबें कौन सी खरीदनी है, किस पैटर्न पर तैयारी करनी है, यह भी आपको मालूम चल गया होगा। साथियों, हम आपको प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, और जल्दी कल या परसों आपके लिए मैं आदिकाल के 100 सवाल लेकर आ रहा हूं। आदिकाल के 100 वस्तुनिष्ठ सवाल लेके आ रहा हूं नए पैटर्न के अनुसार। आप लोग जुड़िएगा, पढ़िएगा, अच्छा लगे तो आपके लिए जो सफलता बैच शुरू किया गया है उससे आप जुड़ सकते हैं। आपको इतिहास ग्रंथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सभी इतिहास ग्रंथों का नोट्स मेरे पास है, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो, बच्चन सिंह का हो, रामस्वरूप चतुर्वेदी का हो, नगेंद्र का हो, और किसी भी इतिहास की काव्य पंक्तियां हो, सब आपको मैं नोट्स के माध्यम से लिखा दूंगा, दे दूंगा।
यानी मुझसे जुड़ के तैयारी करेंगे तो एक माहौल मिलेगा और समय की बचत होगी। पढ़ना आपको ही है, मुझसे पढ़ें या अपने से पढ़ें या किसी और से पढ़ें, पढ़ना आपको अपने से ही है। तो जुड़िए टीचर्स एकेडमी से, आप व्हाट्सएप करिए हमारे नंबर पर, नंबर है 9628959237 सफलता बैच से। और यदि टेलीग्राम से जुड़कर हर रविवार को निःशुल्क टेस्ट देना चाहते हैं तो कैसे जुड़े? तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत उसमें कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम में डाल दूंगा और उस टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे, हमारे चैनल से आप जुड़ जाएंगे, निःशुल्क है। हर रविवार को 120 जो भी पैटर्न रहेगा उस पैटर्न के अनुसार आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंदौर से हैं, ऑनलाइन ले लीजिए। कुछ लोगों का टेलीग्राम नहीं चलता है, एक बार टेलीग्राम को इंस्टॉल कर दीजिए, फिर इंस्टॉल कर लीजिए, फिर क्लिक करिए, हो जाएगा। या आप क्लियर कैचे करना जानते हो तो कुछ देर अपने आइकॉन पे टेलीग्राम के क्लिक किए रहिए, ऐप इन्फो में जाइए, फिर उसमें क्लियर कैचे और क्लियर डाटा करिए और उसके बाद पुनः अपना नंबर डाल के लॉगिन करके फिर करेंगे तो हो जाएगा। कई बार उसमें क्लियर कैचे बहुत ज्यादा हो जाता है, स्टोरेज ज्यादा हो जाता है, इस वजह से कोई नया लिंक खुलता नहीं है। तो ये आप कर लेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और हमारा टेस्ट प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, एक दिन में कितनी बार क्लास लेते हैं? एक बार ही क्लास चलती है और बाकी अभी प्रयास कर रहे हैं कि एक क्लास के साथ साथ एक प्रैक्टिस भी चलेगी आपकी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाकी किसी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।